सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम टू दुनिया बोल है। कैसे हैं तलहा आप? ऑल वेल वर्दा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक रात है, गए सुना आप लेट सोई थी कल और बड़ा मुश्किल था सुबह उठना। हाँ, बच्चों की छुट्टियां चल रही होती हैं जब, तो फिर घर में मेहमानों का आना जाना भी लगा रहता है। मैं समझा आप कहेंगे मैं रात गए मैच देख रही थी इसलिए देर से सोई। नहीं, मैं मैच देखती हूँ मगर इतने शौक से नहीं देखती। जब बच्चों के साथ घर में सब गेस्ट आए हुए होते हैं और एक हल्ला गुल्ला मचा हुआ होता है तो फिर वो फैमिली टाइम ज्यादा अच्छा होता है, उस पर ज्यादा एंजॉय करते हैं। मेहमान वो रात 12 बजे तक पार्टी ऑन थी घर पे, 12-1 बजे तक पार्टी ऑन थी और उस वक्त तो पार्टी शुरू हुई थी, मैं तो फिर भी जाके सो गई। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन रात गए मैच में पाकिस्तानी शाहीनों ने जीत कर सबका दिल जीत लिया और खुश दिल ने तो सबके दिल खुश कर दिए। बिल्कुल, और आखिरी लास्ट ओवर पे जिस तरह से मैच जीता है, एक सनसनी वो हुई थी कि भाई क्या अब क्या होगा, अब क्या होगा, लेकिन जिस तरह से मैच जीता तो बड़ा जबरदस्त। बेहतरीन कौम है वैसे हम पाकिस्तानी। दिन में हम जो है वो पेट्रोल के डर से लाइनों में लग जाते हैं, रात में 2 बजे तक क्रिकेट देख के फिर सुबह दफ्तर के लिए उठ नहीं पाते हैं। अच्छा, क्या कमाल लोग हैं। एक और चीज भी हुई, जब हम लोग से बैठे हुए थे हमने देखी एक वीडियो भी थी कि हम आपको भी दिखाना चाहेंगे कि आपने देखा होगा कि ब्लैक मैन के नाम से एक व्लॉगर हैं जो इस्लामाबाद आए थे पिछले एक महीना पहले आए थे, लेकिन उनकी वीडियो अब वायरल हो रही है। उनके कुछ तासुरात थे जो उन्होंने शेयर किए, कुछ व्यूज थे उन्होंने बताए। जब वो इमिग्रेशन में इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आए तो इमिग्रेशन ने उनको 1 घंटा बिठा के रखा था। तलहा, ऐसा होता है ज्यादातर लोगों के साथ, 1 घंटा इमिग्रेशन में इज नो बिग डील वैसे, लेकिन चेकिंग वगैरह हो जाती है। हाँ, वो तो काफी उनको परेशानी का सामना भी हुआ, तो फिर उस पर वो काफी उन्होंने सख्त जो है नाराजगी का इजहार किया था। वैसे अगर मैं वर्दा इमिग्रेशन पे होता ना और ऐसे बालों का स्टाइल लेके कोई बंदा आता तो मैं भी कम से कम 1-2 घंटे उसके बाल वाल भी चेक करता, बैग भी चेक करता, सब कुछ अच्छी तरह चेक करता, फिर अपने मुल्क में जाने देता, क्योंकि थ्रेट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ड्रग्स भी हो सकते हैं, स्मगलिंग भी हो सकती है। ये ना समझा करें कि वो किसी और मुल्क से आ रहा है तो बिल्कुल किसी हर गुनाह से पाक है, तो आपको अपने प्रोसीजरल चेकिंग और एसओपी तो पूरे करने होंगे। ठीक है, एसओपी पूरे करने होंगे, लेकिन यार 1 घंटा बिठा के रखना, फिर क्योंकि देखिए वो टूरिज्म के लिए आए और वो व्लॉगर हैं, उनके पास ज्यादा कुछ सामान भी नहीं है। स्क्रीन पे हम देख सकते हैं उनके पास एक बैग है, बैकपैक है जो उन्होंने पीछे हैंग किया हुआ, हाथ में आई थिंक उनका कैमरा वगैरह है। अगर एक टेररिस्ट एक दिन में व्लॉगर बन जाए और बोले मैं टूरिस्ट वीजा लेके घूमने जा रहा हूं, बनने में तो कस्टम्स वाले अपना काम कर रहे थे। मेरे ख्याल से कस्टम्स वाले और इमिग्रेशन वाले डिड द राइट थिंग। खैर बहरहाल हर किसी का अपना अपना व्यू होता है, लेकिन फिर ये खुश भी हो गए। हाँ, ये फिर खुश भी था। टूरिज्म पे से असर जरूर होता है कि अगर इस तरह की चीजें वायरल हो, वो डिसअपॉइंट हो हमारी इमिग्रेशन से, लेकिन फिर जब वो हमारे कहते हैं कि लोगों से मिले, पाकिस्तानी लोगों से मिले, हमारी हॉस्पिटैलिटी देखी उन्होंने तो बड़े खुश हुए। उनके फिर व्यूज एकदम चेंज हो गए। आप देखिए पहले कितने गुस्से में थे, फिर कैसे खुश हो गए। थाली के बैंगन, आई एम हैप्पी आई गॉट फ्री फूड, और अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच। जब किसी को मुफ्त का खाना मिल जाए तो फिर वो सबकी तारीफें करते हैं, कहते हैं वाह 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 क्या बात है। ये हमारी मेहमान नवाजी है। जब कोई है मेहमान नवाजी है, लेकिन उनको हल्का सा लाइन में खड़ा होना पड़ गया तो रोने धोने शुरू हो गए। फ्री में खाना मिल गया, ओह वाह व्हाट अ ग्रेट हॉस्पिटैलिटी। मैं कहता हूँ कि थाली के बैंगन होते हैं, लोग बहुत जल्दी रूप बदलते हैं और ये व्लॉगर्स जो है ना ये सुधर जाए तो अच्छा है। खैर आपकी अपनी अप्रोच है। खैर आगे बढ़ाएंगे शो को और अब बात करेंगे आगे। कल हमने मैच देखा, हमने इस तरह की व्लॉग्स देखे, लेकिन एक और न्यूज़ थी जो बहुत ज़्यादा चर्चे में थी, जिसको लोग बहुत ज़्यादा देख रहे थे, लोग सुनना चाह रहे थे, उसके फैसले का वेट कर रहे थे। वो था दुआ ज़हरा का केस। जी हाँ, और हमने कल देखा कि दुआ ज़हरा का केस भी आ गया है। उसे भी हम बात करेंगे आपसे आगे शो में चल के, आपको बताएंगे भी कि उसकी क्या वीकनेसेस थी और क्या केस की सिनेरियो था। लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं एक बड़ी खबर पर। दुआ ज़हरा केस का फैसला आ गया। लड़की को शौहर के साथ जाने की इजाजत मिल गई, लेकिन वालिदैन को सब्र नहीं मिला। सवालों का जवाब अब भी ढूंढ रहे हैं। सफेद कपड़ों में मलबूस शख्स कौन था? सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। खुशदिल ने सबके दिल खुश कर दिए। काली आंधी के खिलाफ तूफानी बैटिंग। कप्तान बाबर आजम ने अपना अवार्ड खुशदिल के नाम कर दिया। माजूरी मजबूरी नहीं, तंजीला ने खुद भी साबित किया, अब दूसरों को भी सबक सिखा रही हैं। खिदमात का दुनिया भर में एतराफ किया जा रहा है, आलमी अवार्ड से नवाजा गया। और दुनिया की सबसे छोटी गाय कौन खरीदेगा? सोशल मीडिया पर $1 मिलियन का सवाल। 2 करोड़ की बोली लग गई। गाय की मिल्कियत अब तक किसी को ना मिल पाई। रानी पाकिस्तानी की दुनिया में धूम।
राइट, रानी पाकिस्तानी की धूम दुनिया में वर्दा, उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं इस वक्त दुआ ज़हरा केस की। दुआ ज़हरा केस ने सबको हैरान किया, कुछ लोग परेशान हुए, वालिदैन भी अभी तक कह रहे हैं कि यार शायद हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बड़ी अहम शख्सियत, बहुत मैं कहता किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इससे पहले आपको मैं शख्सियत हम डिस्कशन करें, हमारे साथ है राना आसिफ हबीब साहब। आप प्रेसिडेंट हैं इनिशिएटर की, आप लॉयर हैं दुआ ज़हरा के, और आप सोसाइटी के तमाम तरह इंपॉर्टेंट इशूज़ के ऊपर हमेशा बात करते रहते हैं, चाहे वो सोशल वेलफेयर हो, लीगल राइट्स हो, डिसेबल लोगों के लिए जो होना चाहिए सिस्टम सोसाइटी में, उसके ऊपर बात करते हैं। माँ बाप जितने कर्ब से गुजरे, की तकलीफ से गुजर रहे हैं, इसका अंदाज़ा तो शायद हम लगा भी नहीं सकते। देख के बस अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे और सब्र दे। राना साहब, यहाँ पे मेरा एक सवाल बनता है कि वो कह रहे हैं मुस्तकिल के दुआ दोबारा स्टेटमेंट देना चाहती थी कि वो घर जाना चाह रही है, माँ रो रो के कह रही है, तो क्या ये कानून में ऐसी कोई ऐसा लॉ है कि अगर एक दफ़ा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दे दोबारा आप स्टेटमेंट नहीं रजिस्टर्ड करवा सकते अपना? देखिए, ये इस केस में 164 का बयान लाहौर में भी हुआ था, अब फिर दोबारा आपने 164 ले लिया, तो जज को मेरे ख्याल में जब वालिदैन इसरार कर रहे थे तो 2 मिनट के बयान में अगर कोई, क्योंकि देखें वो पहले थी अपने जो सो कॉल्ड इन लॉज के साथ, अब वो दारुल अमान से आई थी, अब उसके ऊपर जो अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, दावे नाजायज़ जिसको उर्दू में कहते हैं, तो वो उनके ऊपर नहीं था कोई। अब अगर बयान ले लिया जाता तो कोई हर्ज नहीं था। और क्यों इतनी उजलत दिखाई, मैं तो खुद इसमें हैरान हूँ। मेरे ये लॉ हम बनाने वालों में से थे, इसके एडवोकेसी करने वाले में से, और हर दर्दमंद पाकिस्तानी जो है वो दुआ का वकील है कि जिसके घर में कोई औलाद है या जो किसी औलाद का दर्द रखता है। तो ये इसमें कोई आपका बहुत $100 मिलियन का सवाल है कि 2 मिनट में कोई क़यामत नहीं आ जानी थी। बिल्कुल, तो ये होना चाहिए था ये। और नहीं, इस तरह के केसेस तो एक इंसानियत की बेसिस पे भी मबनी होते हैं ना, कि उस तरह से आप सोच के अगर जज हैं या वकील हैं, और ख़ास तौर पे वो इनको हाईलाइट भी कर रही हैं कि वो सफ़ेद शलवार कमीज़ में वो आदमी कौन था, वो उसको लेके चला गया, एकदम फॉर्म मीटिंग ख़त्म करवाई। बल्कि उल्टा यहाँ पे तो कानून को, बच्ची को रिलैक्स करना चाहिए, माँ बाप के साथ बैठने देना चाहिए, ताकि, क्योंकि एक ट्रॉमा भी होता है कि 1-1.5 महीने से आपने घर से गायब हैं, बाहर हैं, दारुल अमान में फिर जाके रह रही हैं, ट्रैवलिंग इतनी कर रही हैं, तो हो सकता है कोई स्ट्रेस भी हो। और जितने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जो सर्वाइवर होते हैं उनके ऊपर एक ज़हनी दबाव, एक पोस्ट ट्रामा स्ट्रेस काफ़ी अरसे तक रहता है, वो कोई 1-2 दिन के शेल्टर होम में ख़त्म नहीं होता। और इसमें जो फ़ैसले में जो इसमें हम समझते हैं कि जो लेकुनाज हैं, वो बड़ा लेकुनाज ये है कि उम्र के तयन के लिए पैदाशी सर्टिफिकेट और बे फॉर्म और हॉस्पिटल की पर्ची और ऑसिफिकेशन, इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो क्यों मौजूद अदालत सिर्फ एक ऑसिफिकेशन की तरफ गई? अगर आपने बलूगत का ही आपने जो है इशारिया रखना है म्यार, तो फिर तो कल को आपको अगर बलूगत की उम्र 11-12 साल में शादी हो जाएगी तो फिर आपको कल जो है सिंध टेम्परेरी रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन एक्ट भी तब्दील करना पड़ेगा, कि जिसमें किरायानामे के लिए मकान लेने के लिए थाने में जमा कराना पड़ता है, उसकी उम्र भी 11 साल करनी पड़ेगी। फिर उसके साथ साथ आपको बिजली के कनेक्शन, गैस के कनेक्शन, सबके कवानीन तब्दील करने पड़ेंगे, कि फिर आपको नादरा को 11 साल में शनाख्ती कार्ड और गाड़ी चलाने का लाइसेंस भी देना पड़ेगा, और बच्ची को अंजुमन साजी का यानी अपनी तंजीम बनाने का, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने का भी हक, और MNA MPA के इलेक्शन लड़ने का भी हक अगर आप दे दें, कि जब वो दुनिया में सबसे बड़ा मुआहिदा ख़ानदान के इदारे का करने का आप इख्तियार दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ फिर आपको दीगर हुकूक भी आइन के जो आर्टिकल 8 से लेकर 28 में तब्दीली लानी पड़ेगी। राना साहब, एज के ऊपर तो बड़ी बहस हुई ना, कुछ रिपोर्ट 16, कुछ रिपोर्ट 17, माँ बाप कह रहे हैं 17 साल हमारी शादी को नहीं हुए, बच्ची 17 साल की कैसे हो गई? एज के ऊपर काफी शोर हुआ। नहीं, उम्र में कंफ्यूज किया जा रहा है कि अदालत बलूगत की जानिब जा रही है, और जो सिंध चाइल्ड मैरिज स्टेन एक्ट है या 2015 का पंजाब चाइल्ड मैरिज स्टेन एक्ट है, वो उम्र की बात कर रहा है, वो बलूगत की बात नहीं कर रहा। तो उम्र में और बलूगत में मैं देख रहा हूँ नाज़रीन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, और जो सोशल मीडिया पे भी रिपोर्टिंग हो रही है, इन दो चीज़ों में कंफ्यूज कर रहे हैं। बलूगत कहते हैं आजकल हम जो खाना खा रहे हैं, बलूगत का वक्त पीछे आता जा रहा है। देखिए, अगर बलूगत जो है आपके हार्मोन्स की और फिर आपकी जो जंक फूड खा रहे हैं उसकी वजह से वो तब्दील होती रहती है। लेकिन अगर आपने नादरा का पैदाशी सर्टिफिकेट नहीं मानना, निकाहनामा नहीं मानना, कोई चीज़ नहीं माननी, पासपोर्ट नहीं मानना, तो बनवाते क्यों? तो फिर ये सब बनवाने में अवाम का पैसा और इतना वक्त क्यों ज़ाया करते हैं? सिंपल सी बात है, एक MLO
बलूगत का सर्टिफिकेट जारी करे, उसी पे पानी का कनेक्शन मिले, उसी पे खरीदो फरोख्त हो, उसी राना साहब सॉरी टू इंटरप्ट, आप कह रहे हैं अदालत ये सारी चीजें नहीं मानती जिनका आपने भी जिक्र किया, ये नादरा का बर्थ सर्टिफिकेट कल दिखाने नहीं दिया। उनके वालिद साहब ने बड़ी रिक्वेस्ट की कि जहां आपने अनबिलीवेबल, जहां आपने ऑसिफिकेशन का वेरिएबल ट्रायल किया जी, और एक ऐसी एमएलओ रिपोर्ट के जिसमें पुलिस सर्जन के साइन नहीं है, एक ऐसी एमएलओ रिपोर्ट जिसमें दांतों को कहा जाता है माइनर के हैं लेकिन हड्डियां बड़ी की हैं, ये कैसे हो सकता है? करें नाना साहब, जी जी, आप तो मजाक है, हमारे सिस्टम अदाई इंसाफ थोड़ी ना हुआ। आप बहुत ही अफसोसनाक बात आपको बताऊं कि जो इसमें वजीर साहबा थी वुमेन डेवलपमेंट की, शैला रजा साहबा, उनका हेल्थ की मिनिस्टर अजरा पेचो से कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आया मुझे सारे सिलसिले में कि हेल्थ तो एमएलओ रिपोर्ट दे रही है और वुमेन डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री इस केस को लड़ रही है। तो विद इन द जो कैबिनेट है, अजरा पेचो जरदारी साहब की बहन है, उनसे कोऑर्डिनेशन मुश्किल होती है राना साहब, आपको मालूम नहीं है? आप तो कह सकते हैं हमारे तो पर जलते हैं ये रिश्ता बताते हुए हकीकत है, सच है। ये चीजें अगर नहीं थी और एडवोकेट जनरल जो है, और फिर इस फैसले में कहा गया कि हमने शरीयत कोर्ट के और फलां चीज़ों को भी देखना है, तो अगर आपने फेडरल शरीयत कोर्ट को देखना है तो फिर तो आप स्टेट बैंक से लेकर तमाम बैंक बंद कर दें और लोगों को बिला सूद कर दें, फिर इंटरेस्ट रेट 15% की ज़रूरत ही नहीं है। अगर फेडरल शरीयत कोर्ट को देखना है तो फिर एक तो आपकी तरफ इस्लामी बैंक आ रही है और दूसरी मैं बोलना नहीं चाहता कौन सी, जो तो फिर अगर वो चीज़ें हैं तो फिर आपको कम से कम आधा तीतर आधा बटेर नहीं होगा ना। अल्लाह माफ़ करे राना साहब, आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद मैं थोड़ा सा परेशान हुआ हूँ और मुझे वही सवाल मेरा याद आता है जो मैं हर कानूनदान से पूछता हूँ कि अंग्रेज जजों को गर्मी लगती थी तो वो 2 महीने के लिए बाहर चले जाते थे जून जुलाई में, हमारे पाकिस्तानी जजों को इतनी गर्मी क्यों लगती है कि 22 लाख केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं फिर भी 2.5 महीने के लिए अदालतें बंद हो जाती हैं। और जो भी राना साहब ने कहा इससे वाजे हो गया है कि इंसाफ तो नहीं मिला। बिल्कुल। अच्छा राना साहब, यहाँ पे बच्ची के वालिदैन ने रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने सामने मेडिकल करवाएं बच्ची का, तो उसकी भी इजाज़त नहीं दी गई। देखिए दो चीज़ें मैं आपको बताऊं कि 3 ऐसे इदारे जिनकी करप्शन जो है वो मेरे ख्याल एफिल टावर से बड़ी है। एक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, एक मेडिकल लीगल सिस्टम, और दूसरा जो सब रजिस्ट्रार का, जहाँ रजिस्ट्री होती है, जहाँ आप अपने वालिदैन की जायदाद का हिस्सा लेने के लिए भी उनको रिश्वत देते हैं कि हमारे नाम कर, रेवेन्यू जी। तो ये तीनों इदारे जो हैं इनकी रिश्वत किसी से ढकी छुपी नहीं है। अगर आप 50,000 दे दें तो गोली लगी है, नहीं 50 दे दें गोली नहीं लगी, गोली साइड से गुजर गई। अल्लाह अकबर। अगर आप 5 लाख दे दें तो रेप हुआ है, नहीं दें तो नहीं हुआ। तो ये उस जगह पे आपको कम से कम 5 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड तश्कील देना चाहिए था कि जो गैर जानिबदार डॉक्टर हों, और फिर आपने एक रेडियोलॉजिस्ट पे भरोसा कर लिया। यहाँ तो मैंने देखा अगर प्राइवेट एक्सरे कराओ तो पसलियाँ टूटी हुई नज़र आती हैं, अगर वहाँ से जहाँ पैसे ना खर्च करो तो वहाँ कहते हैं नहीं बिल्कुल आप सही हैं, आप खुद ही किसी खंभे से टकरा गए होंगे और ये कोई इंटरनल पेन होगा। तो ये चीज़ें, और सबसे बड़ी बात, जब आपकी केमिकल एग्जामिनर की लैब जो है अल्कोहल को शहद और जैतून का तेल बना दे तो फिर तो कहते हैं बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। सुभान अल्लाह। राना साहब, मुझे इस वक्त जो है ना आका दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन तख्लीक़ कायनात नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान याद आ रहा है कि जब रईस के लिए कानून कुछ और होगा और गरीब के लिए कानून कुछ और होगा तो समझ जाना हम तबाह हो चुके हैं। बिल्कुल। जब इस वक्त कानून है ही पैसे का नाम, और सर बड़े लोगों के लिए काबे का दरवाजा खुल जाता है और छोटे लोग बेचारे चक्कर ही लगाते रहते हैं, अदालत के भी और काबे के भी। अल्लाह अकबर। तो ये कब तक ये दोगला निज़ाम चलेगा? अगर हम कहते हैं कि हज़रत उमर सैयदना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक दौर था, उन्होंने अपने कुर्ते का भी जवाब दिया, तो हम ये गाड़ियाँ, ये लग्जरी माहौल, हम वकील भी, हम जज भी, हम किस तरह इसको जस्टिफाई करेंगे अपनी शहाना जिंदगी? लेकिन राना साहब, एक सोसाइटी में जहां इंसाफ का हुसूल इतना मुश्किल हो जाए जितना पाकिस्तान में है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इतना सारा पैसा मतलब बकरी ढूंढने के लिए गाय बेचनी पड़ती है, वकील के लिए गाय बेचनी। मेरा सवाल यह है कि ऐसी सोसाइटी में जहाँ इंसाफ ना मिले और इंसाफ के लिए इस तरह दर दर की ठोकरें खानी पड़े, जलील होना पड़े, सारी अपनी आमदन लगा देनी पड़े, क्या होता है सोसाइटी पे इम्पैक्ट? देखिए उस पर मनफी रुझानात जन्म लेते हैं। और आज जो आपने देखा है फॉरेन रिजर्व की वो भीख मांग रहे हैं कि जिसकी गूंज दुनिया में सुनाई दे रही है। एक वजीर की टॉफियां बिक रही हैं मगर मुल्क की मईशत डूबी जा रही है। जी हाँ। एक की एयरलाइन कमा रही है मगर उसकी कौमी एयरलाइन जो है तनज़्ज़ुली का शिकार है। तो जब वज़रा कारोबारी हो जाएं तो सियासत में जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई कानून साजी उस मुल्क में ना बनने दी जाए तो फिर उस कौम के
एक एक रुपया ऑक्सीजन मांगनी पड़ती है कि सिर्फ गुजरा नहीं, इंसाफ भी कारोबारी हो जाए। कारोबार, और आप देखिए IMF के पैसे सितंबर तक आएंगे, सितंबर तक आप सांस कैसे लेंगे, वो कितना मुश्किल हो जाएगा। 4-5 महीने ये सांस लेंगे सितंबर तक, तो इंशाल्लाह कोशिश तो यही है। और पाकिस्तानी अवाम, जैसे इंट्रो में आप दोनों ने बड़ी अच्छी बात की कि हम लोग तो हर मुश्किल में खड़े हो जाते हैं और हमने तो वो मुश्किल पाकिस्तानी लोगों ने दौर देखा कि जब हमने दुनिया का मुकाबला करना था तो हमने तो अपना पेट काट के भी एटम बम बनाया और मुस्लिम दुनिया को बता दिया कि तुम्हारे वसाइल ज़रूर हमसे ज़्यादा होंगे लेकिन हमारे हौसले तुमसे बुलंद है। वक्त की कमी है, नहीं तो ज़रूर आपसे गुफ्तगू जारी रखते रहना। आसिफ हबीब साहब ने बड़ी खूबसूरत और बोल्ड और सच बातें कही हैं जो बहुत कम लोग कहने की ताकत रखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच राना साहब फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। आपकी मौजूदगी से बहुत शुक्रिया नशरियात शो में चांद लगे और यकीनन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क में इंसाफ का निजाम बेहतर होगा। वरना ब्रेक लें जी, बिल्कुल ब्रेक का वक्त हो चुका है, आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दुनिया बोले, आगे मजीद बहुत कुछ लेके आए आपके लिए। शो में मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब बात कर लेते हैं कुछ खेल के हवाले से, जिसमें हम सब कल बहुत खुश थे रात को कि पाकिस्तान ने फाइनली मैच जीत लिया। मुल्तान में होने वाला क्रिकेट मैच हम विन कर गए तला, और जिस तरह से आखिरी ओवर में खुश दिल ने हमें मैच जितवाया है, उनकी बल्ले बल्ले हो गई है। खुश दिल ने सबकी खुशियां दोबारा कर दी और यकीनन सबके दिल भी जीत लिए और परफॉर्मेंस उनकी लाजवाब थी। 3 बॉलों पे 3 छक्कों ने, आई थिंक 41 रन्स और 23 बॉल्स, अमेजिंग परफॉर्मेंस। और उन्होंने पाकिस्तान को जीत से हमकिनार किया, लेकिन मैच फंस चुका था, लग यही रहा था कि हम हार जाएंगे। रात का वक्त था और काफ़ी सारे शायकीन टीवी बंद करके सो गए थे। सुबह उठे तो मालूम पड़ा कि खुश दिल ने मैच जिता दिया। बिल्कुल, और बाबर आजम मैन ऑफ द मैच बने थे, लेकिन उन्हें अपनी खुशी से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो है उन्होंने खुश दिल को दे दिया और ये कहा कि इनकी वजह से ही हम मैच जीते हैं। और सुनवाते हैं अपने व्यूअर्स को बाबर आजम ने क्या कहा। राइट, इन फ्यू सेकंड्स हम सुनवाएंगे अपने व्यूअर्स को बाबर आजम ने क्या कहा। लेकिन बाबर आजम ने जैसे कि डेडिकेट किया अपना अवार्ड, दैट वाज अगेन स्पोर्ट्समैनशिप, ग्रेट स्पोर्ट्समैनशिप आई वुड से। इस तरह का मुजाहरा करना आपकी दूसरी टीम का मोराल बुलंद करता है, मोटिवेशन बढ़ाता है और ऐसे ही तरीके से आप एक टीम क्रिएट करते हो। 1 यूनिट से आप पूरी टीम बन जाते हो, टीम वर्क होता है। पहला मैच था सीरीज का वेस्ट इंडीज की सीरीज का वनडे। यकीनन पहले मैच का आगाज बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे आपका एक मोटिवेशन और मोराल बन जाता है कि यार पहला मैच जीत गए, आगे सीरीज भी जीतेंगे, वनडे सीरीज भी अपने नाम करेंगे, T20 सीरीज भी अपने नाम करेंगे। लेकिन यकीनन काली आंधी ने बहुत बड़ा टारगेट दिया था, 305 रन का हदफ था जो कि हासिल किया गया। 5 विकेटों से पाकिस्तान पहला मैच जीता। बेहतरीन परफॉर्मेंस थी वर्दा। बिल्कुल, और इसके साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साजिद खान, स्पोर्ट्स तजियाकार हैं, हमसे बात करेंगे। जी साहिद साहब, बताइएगा कि कल पाकिस्तान ने जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ जीत ली है, सीरीज़ का आगाज़ किया है, आप क्या देखते हैं आगे टीम की परफॉर्मेंस फर्दर कैसी रहेगी, इतनी अच्छी रहेगी? बहुत शुक्रिया आप दोनों को, जिस तरह बोल्डली चैनल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉर्निंग शो किया। दुनिया गोल है, यकीनी तौर पर उसके तमाम नाज़रीन जो पूरी दुनिया में देखते हैं उनको बहुत बहुत सलाम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की ODI सीरीज़ अगेंस्ट जो 2023 में वर्ल्ड कप जो खेला जाएगा इंडिया में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिफायर राउंड खेलने के लिए पाकिस्तान को तीनों मैच जीतना बहुत ज़रूरी है और ये पाकिस्तान की बहुत ही अच्छी बुनियाद थी। 2 महीने बाद पाकिस्तान ने ODI खेला, 14 साल बाद मुल्तान का स्टेडियम 45 से ज़्यादा गर्मी में जिस तरह पाकिस्तान ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, जिसमें अगर बाबर की बात की जाए आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, रिजवान की बात की, इमाम की बहुत आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी थी, मगर खुद शाह ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। पाकिस्तान तो मैच हार गया था, बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग खेली, मैच विनिंग खेली, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये तो यकीनी तौर पर जीतने के बाद तमाम चीज़ें जो होती हैं छुप जाती हैं, मगर दोस्तियाँ निभाई गई। हसन ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग नहीं की जिस तरह उनको बॉलिंग करना चाहिए थी। हसन को बॉलिंग अच्छी करनी चाहिए, टारगेट पे बॉलिंग करनी चाहिए थी और खुर्शीद शाह को बॉलिंग कराना चाहिए थी बाबर को। ठीक है, बाबर ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। वर्ल्ड क्लास एक और रिकॉर्ड बनाया उसने, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा, ये भी बताना बहुत जरूरी है। जिस तरह के ODI की अगर बात की जाए, 2020 वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हमारे पास मौजूद है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के, आपने देखा मैच पहला मैच जीतना, क्योंकि बहुत प्रेशर में है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम उस तरह की टीम नहीं है। अगर 79 और 83 के 2 ODI वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, 2014 का 2020 वर्ल्ड कप जीतोगे सीनियर खिलाड़ी नहीं है,
मगर फिर भी वेस्ट इंडीज ने 305 रन बनाए। उनके बैट्समैन ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, इतनी गर्मी में आकर एक ठंडे वेदर से आके आइलैंड के वेदर में जिसने देखा हुआ आइलैंड में इतना ज़्यादा ठंड थी 11 सेंटीमीटर, उसमें आके उन्होंने उसकी जितनी भी तारीफ कीजिए कम है वेस्ट इंडीज के प्लेयर होगी। फील्डिंग हमारी कुछ लाजवाब सी थी वैसे सर, और कुछ ड्राइविंग कैचेस भी बड़े हमने बेहतरीन किए, उनके बारे में बताइए। आउटस्टैंडिंग कैच किया है शादाब ने, जिस तरह कैच किया है। मैं हारिस की बात करूं, शादाब ने तो नामुमकिन को मुमकिन बनाया। एक हाथ से जो कैच किया है मैं और क्रेडिट मजीद को देता हूं, जो पाकिस्तान के फील्डिंग ट्रेनर हैं, फील्डिंग कोच हैं, और जिस तरह हसन ने और हारिस ने जिस तरह फील्डिंग की है थर्ड मैन में, और ये टीम स्पिरिट होती है जिस तरह हेड कोच सत्तर मुश्ताक ने टीम को जेल किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कोच के लिए, प्लान के लिए। हेड कोच बहुत ही ऑनेस्ट है, जिस तरह के सत्तर ने टीम को जेल किया, और बाबर ने जिस तरह साजिद साहब आपने हसन का जिक्र किया, अगर हसन अली की हम बात करें तो ये देखा जा रहा है कि बाबर आजम सिर्फ उनको अपनी दोस्ती की वजह से खिला रहे हैं, तो क्या ये दोस्ती टीम के लिए महंगी नहीं पड़ रही है? कब तक चलता रहेगा इस तरह? बहुत ज्यादती की है बाबर ने, खुला खुला डंके की चोट में दोस्तियां निभाई हैं। आप देखें 2 साल स्टार बैट्समैन सरफराज अहमद 2 बैच में बिठा के रखा आपने। सरफराज जैसा क्रिकेटर, वर्ल्ड क्लास प्लेयर जिसे टीम को मुतारिफ किया, उसको आपने बिठा के एक नौजवान टैलेंटेड बच्चे को खिलाया। ऊपर ठीक है वो भी विकेट कीपर है, वो भी हमारी दरिया, मगर सरफराज का कसूर क्या था? उसने पाकिस्तान टीम बनाई, इन खिलाड़ियों को बनाया, वो किसी भी खिलाड़ी को बगैर खिलाए आपने बाहर कर दिया, ये चीज़ भी ज्यादती। मगर हारिस की जहाँ तक बात है, उसको हसन ने जिस तरह बॉलिंग की है वर्ल्ड कप से लेके पाकिस्तान सुपर लीग, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उस तरह की बॉलिंग नहीं की जिस तरह की आपको बॉलिंग करना चाहिए थी। और काउंटी में जाके सारे बॉलर बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं, आमिर भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, नवाज भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, देखा शाहिनशाह आफरीदी भी वहाँ बहुत अच्छी बॉल कर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत सी चीज़ें हैं जो करनी पड़ेगी, टीम के लिए सोचना पड़ेगा। टीम पूरी पाकिस्तान की है, दोस्तों की टीम नहीं है। शदाब उनके दोस्त है, हसन उनके दोस्त है, ये तमाम चीज़ें नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत दुख के साथ कहना था शान मसूद के साथ ज्यादती की गई। आप देखें अब्दुल्ला शफी मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर था, उसने ओडीआई टेस्ट में जो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली थी, उसको ओडीआई के जिसने इमाम के साथ आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसको ड्रॉप कर दिया गया। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए। हाना वसीम बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, अगले मैच में धानी वसीम को चांस दे सकते हैं, और यहाँ पर बाबर को कड़वा गुड़ पीना पड़ेगा, दोस्तियाँ निभानियाँ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आरिफ साहब, आप हमारे साथ थे। और अब आगे बात करते हैं, आपको बताते हैं कि तलहा से, बल्कि मेरा एक सवाल है। तलहा, आप मुझे बताइए कि आपको बाइक का शौक है, बाइक राइड करने का? ऑफ कोर्स। आप कहाँ तक ट्रैवल कर सकते हैं बाइक पे? हम साइकिल पे 200-300 किलोमीटर चला लेते हैं। क्या आप, अगर आप मोटरसाइकिल की बात करेंगी तो ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं, आप पाकिस्तान टूर कर सकते हैं। क्या हुआ है वर्दा कि थोड़ा वक्त पहले पाकिस्तान में एक हार्ली डेविडसन मोटर रॉड्स का ट्रेंड आया, और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने महंगी महंगी मोटरसाइकिलें खरीदी हैं। मैं बात कर रहा हूँ 50 लाख से भी ऊपर की मोटरसाइकिलों की, और फिर वो पूरा ग्रुप बनाते हैं, पूरे पाकिस्तान में घूमते हैं। ऐसे ही एक शख्स से आपको मिलवाएंगे भी, उनका नाम है जुल्फिकार अली। बिल्कुल, और ये लंदन गए हैं, 27 दिन में बाय रोड गए हैं लाहौर से, और मोटर बाइक पे ट्रैवल करके गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इनकी स्टोरी सुन के मुझे वो स्टोरी याद आ गई जो हम बचपन में पढ़ा करते थे और मूवी भी देखा करते थे, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। उसमें यही दिखाया जाता है कि एक शख्स को पूरी दुनिया घूमने का शौक होता है, ऐसे दिन में पूरी दुनिया घूमता है। जुल्फिकार भाई ने भी यही सोचा कि मोटरसाइकिल में मैं निकलूंगा और पूरी दुनिया घूमूंगा। आई गेस कोई रिपोर्ट तैयार की हमने प्रोड्यूसर साहब जुल्फिकार साहब के इस सफर के ऊपर? रिपोर्ट नहीं है, जुल्फिकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राइट जुल्फिकार साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है। ये बेहतर दुनिया कहते हैं गोल है, लेकिन हमारे यहाँ दुनिया बोल है। तो जब आपने दुनिया का सफर किया तो दुनिया बोल थी या गोल थी? अस्सलाम वालेकुम। दुनिया बोल भी है और गोल भी है। तो अभी तक तो मैंने हाफ किया है इसको, तो मतलब लंदन तक आया हूँ। इसमें 12 मुल्क मैंने किए, तो नियरली 12,000 किलोमीटर सफ़र था ये। तो बोल तो हर जगह पे चलता रहा, सबके साथ जिनके साथ मुलाकातें हुई तो बोल बोलिया तो चलता रहता है। तो बड़ा अच्छा वेलकम रहा हर जगह पे। थोड़ा सा उन्हें कंफ्यूजन थी कि ये पाकिस्तान से बाइक आई है, ये था क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई पाकिस्तान मेड बाइक निकली थी। तो पाकिस्तान नंबर प्लेट के साथ तकरीबन बहुत से लोगों ने जहाँ भी गया वहाँ पे इसकी फ़ोटोशूट किया उन्होंने कि जी पाकिस्तान की बाइक है, पाकिस्तान की बाइक, ये था। लेकिन एक सवाल जो सबसे ज्यादा लोग आपसे पूछते होंगे जुल्फिकार, वो यही होगा कि वीजा आपने कौन सा लगवाया था इतने सारे मुल्कों के लिए? उसके लिए मुझे तो वीज़ा ईरान का ही मैंने लिया था, और अज़रबैजान का ऑनलाइन वो भी लिया था, और उसके अलावा बाकी मेरे पास क्योंकि ब्रिटिश नेशनलिटी थी तो मेरे लिए इतना मसला नहीं हुआ। तो जुल्फिकार, आपको किन मुश्किलात का कोई सामना करना पड़ा जाके रोड ट्रैवल करना, वो भी मोटर बाइक पे?
टू बी ऑनेस्ट अगर पूछे तो कोई इतना मुश्किल नहीं लगा, बल्कि थोड़ा सा बोरिंग लगा मुझे, क्योंकि हम लोग जो एडवेंचर करते हैं पाकिस्तान में वो बहुत से मुश्किल रोड्स हैं, ऑफ रोड्स हैं ज़्यादातर, तो उसके लिहाज से ये वाला बहुत इजी था। डेली टारगेट होता था 400-500 किलोमीटर हमने चलना है, तो उसके लिहाज से बहुत मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना रोड, सीधी जा रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं। हर जगह पे आपको साइन बोर्ड मिल रहे हैं, किलोमीटर पता चल रहा है, और आगे कितनी दूर पेट्रोल पंप आएगा वो भी आपको पता चल रहा है। लेकिन हम लोग जो पाकिस्तान में करते हैं ऑफ रोड, और किसी भी जगह पे अगले गांव का पता नहीं होता, अगले जगह का पता नहीं होता, रहना कहाँ है उसका पता नहीं होता, तो उस लिहाज से ये बहुत इजी था। तो यानी कि एडवेंचरस नहीं था, इसलिए आपको ये बोरिंग लगा। जुल्फिकार, हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि आपकी उम्र 50 साल है, लग तो नहीं रहे आप, माशाल्लाह काफी मेंटेन किया हुआ है आपने अपने आप को। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जब भी, क्योंकि हर साल हम टूर पे निकलते हैं और वहाँ पे हम जो नाश्ता राइड भी रखते हैं तो वो भी निकलते हैं, यहाँ भी हम इंग्लैंड में भी इसी तरह ही है। तो जितनी भी आप एक्टिविटीज़ रखेंगे ना तो ये हेल्थी एक्टिविटीज़ हैं, तो इसके साथ काफ़ी फिटनेस आपकी रहती है माशाल्लाह। लेकिन एक चीज़ जो, एक और सवाल जो लोगों ने आपसे बहुत पूछा होगा, यार कितने का पेट्रोल लगा? हाँ वो है, वो उसमें ये है कि क्योंकि ईरान गए तो वहाँ पे तो पेट्रोल नियरली मुफ्त था, 4 रुपये लीटर था हमारा पेट्रोल, तो उसमें हमने जो यूज़ किया वो गिनती नहीं हुआ, नियरली 18,000 हमारा लगा जो ईरान में लगा था। तो उसमें वो खाना वाना भी शामिल था, सारा था। उसके बाद फिर आगे मैं अपने जो मास्टर कार्ड्स है वो यूज़ करता रहा, उसमें नियरली मेरा 1500 पाउंड लगा टोटल, उसमें खाना भी है, रिहाइश भी है, वो सब कुछ ही है। सही। तो जुल्फिकार साहब, आपने बताया कि हर साल आप लोग ग्रुप की शक्ल में निकलते हैं, कि आपको शौक है ट्रैवलिंग का, आप हर साल ट्रैवलिंग करते हैं इस तरह से, आगे मजीद कहीं और दूर जाने का आपका इरादा है मोटर बाइक पे, या अब सिर्फ पाकिस्तान में ही रहेंगे? नहीं, निकलेंगे जी और भी आगे तक, जहाँ जहाँ पे लोगों की आवाज़ें हैं। अभी बहुत से इंटरनेशनली लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉल किया है अभी, और अमेरिका से भी है, आगे कनाडा से भी है, तो ऑस्ट्रिया से भी है, ऑस्ट्रेलिया भी, शायद न्यूजीलैंड भी, ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा ये दूर है लेकिन इंशाल्लाह वो भी करेंगे। अब निकल आए हैं तो हर चीज़ करेंगे। अभी तो ये थोड़ा सा शुरुआत हुई है, अभी पता चल गया है कि पाकिस्तान से बाहर क्या है। सही। जुल्फिकार, आपने एक ऐसी बात कर दी है जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए हैं, उनके जख्मों पे आपने नमक छिड़क दिए हैं, उनके जज्बात आपने मजरू कर दिए हैं। आपने कहा ईरान में 4 रुपए का पेट्रोल था। जी ऐसा ही था। तो आगे कितने का पेट्रोल था, जरा बताइएगा जुल्फिकार भाई। आगे जो हमें मिला है वो नियरली यहाँ पे पूरे यूरोप में वो तकरीबन 2 यूरो का था, अभी वो भी महंगा हो गया है। अभी उससे आगे आया हूँ तो फिर 2.25 यूरो का था। अभी यहाँ पे इंग्लैंड में आए हैं तो 160 का था, तो अभी 160 से अब दोबारा 175 हो गया इसी हफ्ते। यहाँ पे भी बढ़ गया अभी, तो 15 पेंस बढ़ा है, सो मीन्स कोई 35-40 रुपए यहाँ भी बढ़ गया है। सबसे सस्ता पेट्रोल कहाँ मिला आपको? ईरान में मिला। वहाँ पानी जो था वो 10 रुपए की बोतल थी और पेट्रोल हमें 4 रुपए में मिला। सो देखें कि ये बात है कि वहाँ पे पानी जो है ना वो महंगा था और पेट्रोल सस्ता था। बहुत सारे लोग आपको इस वक्त सुनने के बाद ये प्लान कर रहे होंगे कि यार हम भी जो है जुल्फिकार साहब की तरह निकलें और अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज करें, तो क्या मशवरा देना चाहेंगे उन्हें? जी निकलना चाहिए जी। देखिए जी, घर से निकलेंगे तो आपको गली का पता चलेगा, वो गली से निकलेंगे तो मोहल्ले का, मोहल्ले से आगे निकलेंगे तो शहर का, तो यही है दुनिया। इसी तरह ही निकलेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे और बुरे हर चीज़ की आपको तमीज़ होगी, तो पता चलेगा। सफ़र की जुल्फिकार साहब कोई मेमोरी ऐसी जो आप शेयर करना चाहें व्यूअर्स के साथ, गुड और बैड, योर कॉल? उसमें सिंपली मैंने हमेशा जो 91 से अब तक जितने भी टूर्स हमने ज़्यादा किए वो 99% मैंने ना वो ग्रुप की शक्ल में ही किए। तो इस तरह का सिंगल टूर जो है ये तुर्की से आगे जो मैंने किया, ये थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए क्योंकि मैं अकेला था, और ग्रुप की शक्ल में हम लोग करते हैं वो हंसी मजाक, रास्ते में चलना, एक दूसरे से गपशप करना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे बड़ा फीलिंग होती रही। उस पर मैं अपने जो क्लब के मेम्बर्स थे, प्रेसिडेंट साहब हो गए दूसरे, इनको बड़ा मिस किया। डॉक्टर उमर खान साहब है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे साथ तुर्की तक आए इस बार, तो उन्हें बड़ा मिस किया। उन्होंने गाड़ी के मामले में बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प भी की। डॉक्टर ज़का ख्वाजा साहब, तो ये सारे मेरे दोस्त जो हैं, इनको बड़ा मिस किया मैंने। अपनी 2 व्हील एडवेंचर ग्रुप की पूरी टीम को, क्योंकि वो हमेशा जब भी होते हैं उसमें मैकेनिक से लेके आगे हर काम हम खुद ही करते हैं, पंचर लगे या कुछ भी हो खुद ही कर लेते हैं। सही। तो टीम का बड़ा सहारा होता है ना कि टीम साथ है या नहीं है। इस बार मैं अकेला था तो हर चीज़ मुझे था कि मुझे खुद ही करना है, और एक अनजान मुल्क थे सारे, ज़बान भी नहीं आती थी वहाँ पे, वो ट्रांसलेट हम मोबाइल से यूज़ करते थे,
तो ये थोड़ा सा था, लेकिन जब कर लिया तो अब लगता है कि बड़ा ईजी था। सही। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके तासुरात जानना चाहते हैं हम सब जानना चाहते हैं कि जब आपने इतना सस्ता पेट्रोल ईरान से भरवाया 4 रुपए लीटर और फिर पाकिस्तान आके जब आपने पेट्रोल भरवाया तो उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी, उस वक्त क्या लग रहा था आपको? पाकिस्तान तो अभी नहीं है, अभी तो मैं यूके में हूँ, इंग्लैंड में हूँ। तो लंदन में अभी जब भी जहाँ भी जाते हैं देखिए महंगा तो लगता ही है। जब तुर्की गया तो वहाँ पे भी महंगा लग रहा था। जब अजरबैजान में था तो वो 100 रुपये पाकिस्तान के हिसाब से रहा था, वो भी थोड़ा महंगा लगता है जब 4 रुपये के बाद। ईरान के बाद तो हर जगह ही महंगा लगता है, लेकिन ठीक है, ये सब इसी तरह चलता है। जुल्फिकार साहब, एक मेरा दोस्त बना था, एक शख्स, वो नीदरलैंड से चलना शुरू हुआ था, हॉलैंड से। उनका नाम है गुस वैन स्वान्स। ये साइकिल पे चले थे और वहाँ से चलते हुए पाकिस्तान पहुँचे थे ईरान के रास्ते से, और फिर वो अभी अफ्रीका में घूम रहे हैं। तकरीबन 25-30 हज़ार किलोमीटर वो साइकिल पर कर चुके हैं, अंदाज़ा कीजिए। तो उनकी साइकिल के ऊपर बड़ा सामान लगा होता था, आगे भी बैग्स लगे होते थे, पीछे भी बैग्स लगे होते थे, टायरों के ऊपर भी सारी अटैचमेंट्स होती थी ताकि वो अपना टेंट, खाने पीने का छोटा मोटा सामान। आपके सफ़र में आपने किस तरह की तैयारी की, क्या क्या सामान लेकर गए साथ? वो हमने क्योंकि काफ़ी अरसे से ये टूर कर रहे थे तो हमें तो पता था कि ये सारी चीज़ें जो है ना फजूल होती हैं। हम लोगों ने सिर्फ वही जो सूट होता है हमारा वो पहनना होता है। वो मैंने 2 जैकेटें रखी थी, एक मेरा वो जो ना पैंट थी, उसके अलावा मेरा ये 2 ट्राउज़र थे। इसके अलावा कोई सामान नहीं है मेरा। टी-शर्टें 2 हैं, वो तो चल रही हैं अपने क्लब की लोगों के साथ। तो इसके अलावा कोई सामान नहीं रखा क्योंकि कपड़े पहनने का टाइम होता नहीं है, कुछ भी नहीं। वो सारी जितनी मेरी तस्वीरें देखेंगे उसमें वही मेरी जैकेट है, वही वो हेलमेट है, वही चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। इवन शेव करने का भी टाइम नहीं मिलता क्योंकि अगले दिन की प्लान करनी होती है रात को, तो वो उसी हिसाब से चल रहे होते हैं। टारगेट होता है मेनली वो, इसमें देखे ना 2-3 चीज़ें हैं जो हम लोगों में ज़रा कम है और जो जितने भी यहाँ के गोरे वगैरह इनमें थोड़ी ज़्यादा है। उसमें ये है कि उनके पास टाइम बहुत होता है, पीछे फैमिली नहीं है और जितने पैसे कमाते हैं उन्होंने अपने ऊपर ही लगाने हैं। तो हमने ये सब कुछ मैनेज करना होता है, तो उस लिहाज से थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज कर ही गए आफ्टर 50 इयर्स, लेकिन हो गया। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच जुल्फिकार साहब फॉर कमिंग ऑन दुनिया बोल है, एंड वी हैव हैड अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपको सुनने के बाद और आपकी सारी बातें सुनने के बाद बहुत सारे लोगों का शौक चढ़ गया होगा कि भाई हम भी अब निकलेंगे दुनिया के टूर में। पाकिस्तान टूर कर लिया है, अब वर्ल्ड टूर करेंगे 24 डेज में। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा बढ़ता कहता आया हूँ कि दुनिया में अगर कोई इस वक्त कामयाब मुल्क है मुस्लिम उम्मा में तो वो ईरान है। वजह यह है कि 30 सालों से दबाव हैं, सैंक्शंस हैं, अमेरिका को नहीं मानते, अमेरिका उनको नहीं मानता, इजराइल जंग करने की धमकी देता रहता है, लेकिन फिर भी उनके यहाँ 4 रुपए लीटर तेल मिलता है और हम उनसे तेल खरीदते नहीं, ऑफिशियली स्मगल करके पाकिस्तान में ले आते हैं, पंपों पर बेचते हैं। इर्रेगुलर इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी, और अपने ही पैरों को काट रहे हैं कि हम दुनिया से तेल ले रहे हैं, ईरान से नहीं ले रहे। बंद हो गया तला। खैर, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब मिलवाते हैं आपको हम एक ऐसी खातून से, बल्कि मैं कहूँगी कि हम ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना है दुनिया में, किसी चीज़ से कम नहीं है। किसी भी आप शोबे को ले लें, किसी भी आप NGO को ले लें या कोई भी आप प्रोफेशन ले लें, ख़वातीन मर्दों से किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं। और इस तरह से हम आपको मिलवाएंगे। पीछे तो खैर दूर की बात, आगे निकल गई है मर्द हमसे, ये बात बिल्कुल हकीकत है। रियलिटी चेक किया जाए अगर एग्जैक्टली हर मामले में हम आगे हैं, चाहे वो फिर अगर कहेंगे फलाह बहबूद के काम क्यों ना हो, उसमें भी फीमेल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। और कुछ दिनों पहले हमने आपको इस शो में मिलवाया भी था उनसे, तंजीला खान से, जिन्होंने एक मूवी बनाई थी फ्रूट चाट। वो अपनी मदद आप कर रही हैं और एक NGO चला रही हैं और बहुत से डिफरेंट पैकेजेस पे भी काम कर रही हैं जो आपके यंगस्टर्स की हेल्प करता है, उनको इंडिपेंडेंट बनाने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, अपनी मदद आप किस तरह से करनी चाहिए, वो खुद डिसेबल हैं लेकिन वो इस चीज़ को देखती हैं कि आप कहीं भी इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी ना समझें, अपनी वीकनेस ना समझें, इसी को अपनी ताकत बना के आप आगे बढ़ें। इनको वुमेन एम्पावरमेंट का अवार्ड मिला है। इस अवार्ड का नाम है अमल क्लूनी वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड 2022 और ये हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। हमारे साथ भी मौजूद है तंजीला, उनसे बात भी करेंगे। अच्छा जी, हमारे साथ नहीं है, हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं कि जी अब बजट आने वाला है। बजट आने वाला है यकीनन, और सबकी जो आंखें हैं सब बजट की तरफ लगी हुई हैं। क्या होगा,
किस तरीके से IMF के पैसे आएंगे, कब तक आएंगे। इतना बड़ा बजटरी खसारा पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। हुकूमत शदीद मुआशी चैलेंज का सामना कर रही है। पेट्रोल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है। एक तूफान खड़ा कर दिया उन कीमतों ने, और इसके दरमियान बजट में लगने वाले नए टैक्सेस की खबर ने शहरियों का हाल बुरा कर दिया है। बताया जा रहा है कि 5000 अरब से ऊपर के टैक्सेस लगेंगे। आने वाला बजट अवाम दोस्त मुझे यकीन नहीं होगा। इसलिए प्लीज जो भी सहाफ़ी हजरात हैं जो बजट ट्रांसमिशन करते हैं और एक ही सवाल करते हैं, क्या ये अवाम दोस्त बजट होगा? कभी नहीं होगा। ये हुकूमत दोस्त बजट होगा। अवाम जाए अपने घर में जाके जो है ना वो एक रोटी के 4 टुकड़े करे और 6 लोग बैठ के खा लें, जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था। वर्दा यही कहा था कि घर में अगर 4 भाई हैं तो एक रोटी के 4 टुकड़े करें और चौथा हिस्सा खा लें। लेकिन ये एक इम्पॉसिबल सी बात है। आप सोचें, जब मिफ्ता इस्माइल साहब इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, तो आवाम कहाँ जाते? साफ जाहिर होता है कि उनको आवाम की कोई फिक्र नहीं है। और सोने पे सुहागा ये कि जब खुला तेल बंद किया है इन्होंने, इससे इतना असर पड़ा है हमारी गरीब आवाम पे। जो शख्स दिहाड़ी की यानी कि रोज़ की दिहाड़ी पे काम करता है, 500-600 कमाता है, अगर उसे घर में तेल की ज़रूरत है तो वो खुला तेल ले जाता था, जितनी ज़रूरत हुई आज की ज़रूरत पूरी कर ले। लेकिन अब खुला तेल बंद हो चुका है, चूंकि 1 लीटर के ही पैकेट्स आते हैं, बमुश्किल कोई कंपनी खुले तेल ने आपको काफी परेशान किया हुआ है वर्दा। तलहा काफी वक्त से आप इसकी बात कर रही हैं। Exactly, क्योंकि देखिए जो हमारे घर में हाउस हेल्प काम करती है, जिन लोगों को आप देखते हैं वो यही अफसोस कर रहे होते हैं। बहुत सारा खुला तेल ऐसा भी होता है जो टैक्स नेट में नहीं होता, जो रजिस्टर्ड नहीं होता, जो लीगल तरीके से नहीं बना होता, इलीगल तरीके से बनता है, इलीगल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनता है। और आपकी सोच है कि वो इनफॉर्मल इकोनॉमी ही है जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने पैरों पर आज तक नहीं खड़ा हुआ है। मेरे साथ मौजूद है इकोनॉमी को डिस्कस करने के लिए नईम कुरैशी साहब, काफी देर से हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं। थैंक यू सो वेरी मच नईम साहब, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। आप कॉलमिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, बहुत सारे आप वक्त से पूरी जिंदगी उन्होंने लगा दी इस काम के ऊपर। अब मुझे बताइए नईम साहब की मईशत के ऊपर हर कोई बात करता है, लेकिन सैडली जब मैंने भी अपने मीडिया के करियर का आगाज किया था तो बिजनेस रिपोर्टिंग से और बिजनेस न्यूज से किया था, और हम एक स्टॉक मार्केट शो करते थे। और बिजनेस की जब बात आती है तो हर कोई कहता है 700 अरब, 2000 अरब, 3 ट्रिलियन, 4 बिलियन, 1 अरब, 2। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप नंबरों की हेरा फेरी में नंबर फजिंग ऐसी करते हैं कि आवाम समझ ही नहीं पाती उनके साथ हो क्या रहा है, और जब चिड़िया चुग गई खेत तब आता है होश कि हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। तो नईम साहब, इस वक्त हाउ डू यू सी द इकोनॉमी एंड द अपकमिंग बजट? बहुत शुक्रिया जनाब मुझे दावत देने का। बिल्कुल बजा आपने फरमाया कि ये हमेशा से सियासी हुकूमतों का तरीक़ाकार है कि वो फिगर्स में आवाम को उलझा देती हैं। बस जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका भी यही तरीक़ाकार है। लेकिन कभी भी आपने दुरुस्त कहा कि आवाम के हक़ के लिए ये आवाम दोस्त बजट नहीं होता है। ये हुकूमत दोस्त बजट हो सकता है या IMF जो है वो का बजट हो सकता है। और यकीनन ये जो अपकमिंग बजट है जो कल आने वाला है वो तो 100% IMF का बजट है, उसमें आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। लेकिन ये भी बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि पाकिस्तान की तारीख़ में यकीनन मुआशी बहरान तो बहुत आए हैं, लेकिन ये तारीख़ में पहली बार हुआ है कि हम जब स्टैटिस्टिक्स मजबूर हैं देखने के लिए, क्योंकि मईशत को मापने का बैरोमीटर बहरहाल कुछ नापने का एक पैमाना तो है, उसमें फिगर्स भी शामिल हैं। तो हम ये देखते हैं कि 2-2.5 महीने पहले जो है पाकिस्तान की इकॉनमी के जो स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं उसमें तो हम समझते हैं कि बहुत बेहतर हालात होने जा रहे थे, हो सकते थे, और इतने ख़राब हालात नहीं थे जितना उस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, जो उस अपोजिशन थी, जो कह रहे थे। लेकिन अब 2-2.5 महीनों में जो तबाही इस हुकूमत ने फेरी है वो किसी भी मईशतदां की समझ में नहीं आ रहा। लोग समझने से कासिर हैं कि 2 माह में ऐसा क्या हो गया। वो फिर मुझे बताना पड़ेगा कि इमरान साहब की जो हुकूमत थी 2 माह पहले उसकी क्या स्टैटिस्टिक्स थे, क्या सिलसिला चल रहा था, और अब 2 माह में जो है वो अब हम कहाँ खड़े हैं कि हर आदमी कल की तरफ देख रहा है और सिर्फ इस इंतज़ार में है कि कल आवाम के ऊपर कौन कौन से बम फोड़े जाते हैं। और उस पर टैक्सेस में भी इजाफा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल इजाफा होगा, क्योंकि इनके पास कोई चारा नहीं है कि ये आमदनी बढ़ाएं। लेकिन आमदनी बढ़ाने के जो ज़राए हैं वो मौजूदा लोगों पर ही टैक्स बढ़ाने से नहीं होगा। टैक्स नेट को बढ़ाना होगा और टैक्स वहाँ लगाना होगा जहाँ लगाना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में बैंकों ने बड़ी गिरोथ की है, लेकिन टैक्स आमदनी में उनका कोई हिस्सा ना होने के बराबर है। बैंकों पर टैक्स लगना चाहिए।
फिर बड़े घरों पे लगना चाहिए, 2 कनाल से बड़े घरों पे आप लगा सकते हैं। फिर आप हर साल ये गुफ्तगू होती है कि ज़रई आमदनी पर टैक्स लगना चाहिए, लेकिन जाहिर है कि टैक्स लगाने वाले वही हैं जिनकी ज़रई आमदनी है। तो आज तक पाकिस्तान में ज़रई आमदनी पे जो है वो टैक्स नहीं लगा। ये सारे टैक्सेस गरीब आवाम पे, ये इंपोर्ट पे लगा देंगे, जिससे इनडायरेक्टली जो है वो जाहिर है कि आवाम मुतासिर होंगे। नईम साहब, एक चीज़ जो मुझे हमेशा अचंभे का शिकार करती है कि मैं शौक में आ जाता हूँ कि यार हम कैसे ये कर सकते हैं, वो ये है कि हम पहले अपने खर्चे देखते हैं कितने हैं। ये होता है ना, मैं अगर अपने महीने का बजट बनाऊं नईम साहब, तो मैं सोचता हूं कि यार मेरे पास 1000 रुपये, मैंने इतने दिन इस 1000 रुपये में गुजारने, कैसे गुजारा करूंगा। फिर मैं अपना बजट बनाता हूं कि हर दिन मैं 100 रुपये खर्च करूंगा, 10 दिन मेरे गुजर जाएंगे। हमारा मुल्क ये करता है कि वो पहले देखता है कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, हमारे अखराजात कितने हैं, और फिर कहते हैं अब देखो पैसे कहाँ से आएंगे, किससे लेंगे उधार। वो बैग बोरो और स्टील मंशा साहब वाली स्टेटमेंट याद आ जाती है मुझे। अभी हम प्रोग्राम के शुरू में एक मोटरसाइकिलिस्ट को इंटरव्यू कर रहे थे, तो वो ईरान गए थे, उनको 4 रुपये लीटर तेल वहाँ पे मिल रहा था। ईरान पड़ोसी, सस्ता तेल उनके पास, हम उनसे ले नहीं सकते क्योंकि हम अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं, IMF ने हमें रस्सी डाली हुई है, गले में खींचा हुआ है। ऐसे में ये जो बजट बन रहा है, मेरी नज़र में तो ये सब ड्रामेबाजी है। सर आप क्या कहेंगे? बस एक फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी। हुकूमत को चलाना है, आपने बजट देना है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है, इसकी पॉलिसियों के नतीजे में मैं आपको बताऊं कि कितनी तबाही हुई है। पिछले हफ्ते मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से मिला, उन्होंने बताया कि जनाब पिछले 2 माह में 40,000 छोटी बड़ी फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद हो गई हैं, इसलिए कि डीज़ल की कीमत बढ़ गई, बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, गैस अवेलेबल नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप फैक्ट्री को बंद कर दें। 40,000, ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने मुझे बताया कि जनाब 2 माह में 40,000 छोटी छोटी बड़ी फैक्ट्रियाँ जितनी भी हैं वो बंद हो गई हैं। SME सेक्टर जी, एग्जैक्टली। तो इस सूरत हाल में अगर ये इसी तरह फ्यूल के रेट्स बढ़ाते रहे, ये कहकर कि जनाब IMF का ये कहना है, हालांकि ये सारी बिल्कुल गलत चीज़ें हैं कि जी 2 माह पहले जो है ना पूरा मुल्क तबाह हो रहा था, हम तो आके आपको संभाल रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के मेजॉरिटी जो है लोगों की, हर आदमी ये समझता है कि इन्होंने आके तबाह कर दिया। वरना इसी में देखिए टैक्स कलेक्शन पे आप एक निगाह डालने, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन था। 20 और 21-22 में जो फ़र्क था 21 और 22 के सालों में, वो 28% का इंक्रीज़ हुआ। ये मौजूदा जो है 21-22, इसमें 11 महीने में 5,350 का रेवेन्यू जमा हो गया है। लास्ट ईयर यही चीज़ 4,163 अरब रुपए थी। 28% की रेवेन्यू में ग्रोथ हुई। रेमिटेंसेस जो हैं वो तारीखी थे, एक्सपोर्ट तारीखी थी, जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है वो 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर थी। हर एतबार से अगर आप देखें, फिर इसी हुकूमत ने स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी पे बात की। ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली में तकरीर करते हुए कहा कि सन 71 के बाद ये दूसरा सानिया हुआ है कि हमने स्टेट बैंक IMF के हवाले कर दिया, लेकिन आज IMF को छुड़ाने, आज जो है वो स्टेट बैंक को छुड़ाने के लिए कुछ नहीं करते, लेकिन अपने कवानीन बना लिए। वो चाहे NAP का मामला हो, वो चाहे अपनी सारी चीजें कर ली। अच्छा, हुकूमत अब कहते हैं कि हाँ ठीक है, अब कहते हैं स्टेट बैंक ठीक है इस हालत में, अब बिल्कुल ठीक है। इसी तरह नौजवान प्रोग्राम जो था उसको भी कहते हैं वो ठीक है। चेयरमैन FBR ने काम किया था, वो भी ठीक है। मतलब इमरान साहब की हुकूमत का कौन सा एक काम ऐसा है जिसे इन्होंने ये कहा हो कि जी ये गलत काम था, इसको हम रिवर्स कर रहे हैं। कलेक्शन गलत थी, रेमिटेंसेस गलत थे, एक्सपोर्ट गलत थी, हर चीज़ जो है वो फसलें अच्छी हो रही थी। तो ये एक मिस्ट्री रहेगी कि 2 माह में ऐसा क्या हुआ कि पूरा मुल्क ही तबाह। बेसिकली सर, जो बेसिक इसका लुबे-लुबाब है वो यही है कि आपका 40% पेट्रोल बढ़ गया, 45% गैस बढ़ गई, 47% बिजली बढ़ गई। अब इतनी सारी चीजें बढ़ेंगी, पावर सेक्टर में पहले ही सर्कुलर डेट आपका ट्रिलियंस ऑफ रुपीज में पहुंचा हुआ है, तो आप किस तरह मुंह देंगे। लेकिन एक मुझे चीज बताइए कि आप समझते हैं, आप ऐड कीजिएगा मेरे सवाल में, एक चीज मुझे बताइए कि आप समझते हैं कि हम बजट बनाने में खुद मुख्तार हैं या हमारी हाथों में जंजीरें हैं, बेड़ियां हैं, पैर बंधे हुए हैं और बोला गया कि आप तो सारा दिवालिया हो चुके हैं लेकिन हमने आपको जिंदा रखा हुआ है, बजट बनाइए। अब यूँ इसको बड़े आसान लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ कि पहले हमारे 60% हाथ बंधे होते थे, आज 99% हम अब ये हो अपनी मर्जी तो बजट में बना ही नहीं है, सबको पता है, हम लोग बना ही नहीं सकते। ये है नहीं सब इंपोर्ट पे जो इतनी पाबंदी लगी है एकदम से, इससे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जो है वो तबाह हो रही हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एस्थेटिक क्लिनिक्स जो हैं वो
खाली बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, जितना उनके पास माल है स्टॉक में वही यूज़ करेंगे, उसके आगे नहीं कर सकते। कैमराज आना बंद हो गए, टेक्निकल चीज़ें हो गई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे जो पाबंदी लगी है उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ये आप कैसे देखते हैं, इसमें कितनी ज़्यादा हमें लॉस हो रहा है? देखिए, तकरीबन 800 आइटम हैं जो इन्होंने बैन किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कहते हैं कि जी हमारा इरादा ये है कि इंपोर्ट में हम 6 बिलियन का कट करें, लेकिन प्रैक्टिकली 1.20 बिलियन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जिन आइटम्स को इन्होंने बैन किया है। लेकिन उसमें बदकिस्मती से बहुत से ऐसे रॉ मटेरियल्स भी शामिल हैं जो इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है, वो लोग भी परेशान हैं। तो ये सारा जो है, ये सारा कॉस्मेटिक है, इनसे समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह करेंगे। ये एक जाहिर है कि सियासी हुकूमत है, जिस तरीके से आई है ये हम सबको मालूम है। ये सिर्फ नारा लगा के आए कि हम तजुर्बेकार हैं, हम हर चीज़ संभाल लेंगे, लेकिन आपका तजुर्बा चला नहीं है। सबसे ज़्यादा ना तजुर्बेकारी का मुजाहरा कर रहे हैं। फिर वफाकी वज़ीर ख़जाना का जो एटीट्यूड है, जो रवैया है, जो आपने अभी फरमाया रोटी के हवाले से, फिर कीमतें बढ़ने के हवाले से जिस तरह वो कहका लगा रहे थे पेट्रोल की प्राइस बढ़ने पे, हालांकि आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तान के लोग आज से 2.5 महीने पहले ये उम्मीद लगाए हुए थे। मैं मईशत का एक तालिब इल्म हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर इमरान साहब की हुकूमत न जाती तो हम इस पोजीशन में आ जाते कि हम अपनी इकॉनमी को अपने पैरों पे किसी हद तक हम खड़ा कर लेते। लेकिन इन्होंने आके जो कुछ भी हमारे साथ किया है उसके नतीजे में आप देख लें, वो लंगर खाने भी चल रहे थे, सारी चीज़ें चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। 2000 रुपए को कहते हैं 2000 अपने पास से हम नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। 2000 को इतना बड़ा बनाते हैं। मैं तो हैरान इस बात पे होता है कि शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान स्टेज पे खड़े हुए लोगों को बुला रहे थे, हाँ जी आप 1 अरब देंगे, हाँ जी आप 2 अरब देंगे, आप मुझे ब्लैंक चेक देंगे, आप क्लोज चेक। भाई आपकी अपनी भी तो शुगर मिले हैं, इतने अरबों के बिजनेस है, कभी अपनी जेब से भी कुछ निकाल के बता दे कौन को कि मैंने दिया है। दूसरों से मांगते रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये है, मैं हमेशा इस बात पे रोता हूँ क्योंकि हर पाकिस्तानी के ऊपर एक बोझ इस वक्त नहीं साहब पेट्रोल का। जी बिल्कुल। हम जानते हैं कि ईरान से पेट्रोल स्मगल होके पूरे पाकिस्तान में डिलीवर होता है, पर क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान पर दबाव डालता है कि आपने ईरान से तेल नहीं खरीदना लीगल चैनल से, जिसकी वजह से हम अंडर द टेबल इलीगल चैनल से खरीद के सप्लाई करते हैं, लेकिन उसको फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बनाते हैं। अगर वो तेल पूरे पाकिस्तान में मिलना शुरू हो जाए, दुआएं लगेंगी सर गरीबों की। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बिल्कुल क्यों नहीं ऐसा ही है। और इन्हें चाहिए कि ये सबूत दें, ये साबित करें कि ये अमेरिका के वाकई ग़ुलाम नहीं हैं, तो अभी भी ईरान के साथ मामलात तय हो सकते हैं। जी हाँ, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये तो इतने प्रेशर में है। और ये एक ऐसी हुकूमत है, ये एक ऐसे वज़ीर आज़म हैं जिन्हें अपने आसाब पे काबू नहीं है। उन्हें तो मैं हैरान होता हूँ कि अंग्रेज़ी तो दूर की बात है, इनकी उर्दू की वोकैबलरी इतनी कमज़ोर है कि ये जिस तरह उन्होंने खुद आके फरमाया कि किस तरह उन्होंने टर्की में एर्दोगान के सामने कहा कि मैं मांगने नहीं आया, ये क्या अंदाज़े गुफ्तगू है, ये क्या चीज़ है। जो वो जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। सब बात ये ना कि खुद फैसले यहाँ से नहीं हो रहे, फैसले कहीं और से हो रहे हैं, ये बात हम सबको पता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और तला बात यही आती है कि जब हम बात करते हैं ईरान के खुले तेल की, तो हुकूमत को चाहिए जब ये सब चीज़ें बंद करते हैं तो कोई आप उनका दूसरा रास्ता भी निकालें, कोई सब्सिट्यूट भी दें। गरीब आदमी क्या करे? आप मुझे बताइए, जो शख्स 600 की दिहाड़ी कमा रहा है, 500 की, वो कैसे 1 लीटर की तैयारी लेगा? या तो फिर आप उसको बोलें कि भाई वो 1 लीटर की नहीं, उसे कम की भी एक पैकेट बनाए ताकि गरीब आवाम आराम से ले सके। लेकिन मसला यही है, कोई सोचता नहीं है इस बारे में। आप तो ठंडे कमरों में बैठ के जो आपकी ज़रूरियात हैं उसको आप ले रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। खैर आगे बढ़ाएंगे शो को और बात करेंगे पेट्रोल की कीमतों की, बजट के हवाले से, आवाम के मसाइल के हवाले से। देखते हैं कि सितारे क्या कहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं बोल्ड प्रेडिक्शंस में उनसा शाह, बहुत ही फेमस टैरो कार्ड रीडर हैं, अक्सर हमें बताती रहती हैं कि आज क्या सितारे चल रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं, जी उनसा बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, कल बजट आने वाला है, मजीद हमें मुश्किलात का सामना करना होगा? वैसे अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं उनसा? अल्हम्दुलिल्लाह। और लास्ट टाइम वर्दा मैंने आपको कहा था कि जो ही बजट आएगा तो और ज़्यादा मुझे हर चीज़ जो है वो महंगी होती नज़र आ रही है, कोई कमी पेशी नज़र आ रही है, आवाम को कोई रिलीफ हुआ नज़र नहीं आ रहा हुकूमत की तरफ से।
अगर रिलीफ मिलेगा भी तो 19-20 का फर्क ही होगा, ज्यादा कोई मुझे बड़ा फर्क नजर नहीं आ रहा। और आज की में भी आप देखें, कार्ड्स देखें, टू ऑफ कप्स का कार्ड है, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो तलवारें भी हैं यहाँ पर। मुझे अच्छा, ये कार्ड अक्सर निकलता है जब हम आवाम की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, तो यही कार्ड अक्सर निकलता है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे है ना उनसा? जी जी बिल्कुल। देखिए, दो कार्ड जो हैं वो टू के कार्ड, दो का मतलब होता है बैलेंस करना। हुकूमत कोशिश कर रही है आवाम को रिलीफ देने की, लेकिन नाकामी नजर आ रही है मुझे, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि हुकूमत की कोशिश जो है वो नाकाम नजर आ रही है। मुझे नहीं नजर आ रहा कि आवाम को कोई बजट से रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बजट के बाद जो है कीमतों में और ज्यादा इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ा कार्ड है, ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड है, जो मैंने ये सोच के निकाला कि क्या बजट के बाद कीमतें फिर दोबारा से बढ़ेंगी, पेट्रोल वगैरह बाकी जो जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं। तो बहुत बड़ा कार्ड आया है, यस का कार्ड होता है ये, किंग ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड है। उनसा मतलब पेट्रोल का भी तो सुनने में आ रहा है कि 300 तक पेट्रोल जाएगा। मिफ्ता इस्माइल साहब ने हंसते हंसते हमें रोने की खबर सुना दी है कि जी आहिस्ता थोड़ा करके बढ़ा देंगे, तो यानी कि पेट्रोल में मजीद इजाफा होगा कीमतों में। 100%, 100% मुझे नजर आया, क्योंकि ये मैंने ये कहा ना कि कार्ड बहुत बड़ा आ रहा है, तो बहुत जल्द, और ये विद इन अ मंथ, यानी कि एक माह के अंदर अंदर पेट्रोल की और ज्यादा कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जैसे कि 300 या 300 से भी ज्यादा इजाफा हो जाए। 300 से भी ज्यादा, यानी जब एक हफ्ते में 60 रुपए बढ़ सकता है, तो फिर तो आप महीने का, तो आपने हुकूमत को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया उनसा, मुझे लग रहा है उससे पहले ये बम गिरा देंगे हम पे। जी, विद इन अ मंथ, यानी कि एक माह के अंदर अंदर मुझे सारी जरूरत जिंदगी, यानी कि पेट्रोल, ऑब्वियसली जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो और चीजों की भी ओवरऑल कीमतों में इजाफा होता है। अच्छा, उनसे ये बताइएगा, दूसरी तरफ इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कहना है कि वो लॉन्ग मार्च की तारीख देने वाले हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये बहुत ही बड़ा एक लॉन्ग मार्च होगा जो अब किया जाएगा। वो फैसलों का इंतजार कर रहे हैं अदालत से, जैसे ही आएगा वैसे ही तारीख का ऐलान हो जाएगा। आप ये बताइए कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो परफॉर्मेंस है वो कहाँ तक नजर आ रही है? क्या ये प्रेशर बनाने में कामयाब हो जाएंगे, हुकूमत को हटाने में कामयाब हो जाएंगे? आवाम क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देगी इस महंगाई से बचने के लिए? देखिए, हमेशा जब भी मैं इमरान खान साहब और पीटीआई के कार्ड्स निकालती हूँ, अभी भी आज भी देखें आप, में कार्ड्स के आए हैं, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, उसके साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और फिर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। हमेशा किंग और क्वीन के कार्ड तो आते ही आते हैं इमरान खान साहब। बिल्कुल, आज भी ऐसे ही नजर आ रहा है, जैसे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यही कह रहा है कि दिन ब दिन मकबूलियत जो है वो बढ़ती जाएगी। जितना ज्यादा अवाम, हुकूमत जो है अवाम पे प्रेशर डालेगी, उतना ज्यादा मुझे पीटीआई और इमरान खान साहब की जो मकबूलियत में इजाफा नजर आ रहा है, और ज्यादा लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। खान साहब के मंसूबे जो वो चाह रहे हैं, या पाकिस्तान को रिलीफ देना, पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ देना, क्या वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं? रिलीफ देने की बात नहीं है कि देखिए, इसमें मुझे कोशिश नजर आ रही है कि इमरान खान साहब दोबारा से आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि लॉन्ग मार्च करे या कोई भी ऐसी चीज कर सकते हैं। हुकूमत पे काफी ज्यादा दबाव है, इमरान खान साहब, पीटीआई का तो दबाव है ही है, और बहुत सारी चीजों का दबाव है हुकूमत पे। तो मुझे हुकूमत भी स्ट्रेस का शिकार नजर आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सॉरी, हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल जीरो है, नील परफॉर्मेंस है, हम सब देख रहे हैं। बिल्कुल कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही। अच्छा, उनसे हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, हम एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, फिर वापस आएंगे कंटिन्यूस। बहुत अहम सवाल है खान साहब के हवाले से जो मैं करना चाह रही हूँ आपसे, लेकिन वो करेंगे आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी, वापस आ गए हम ब्रेक से, और आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। और हम बात कर रहे थे उनसा शाह से, और उनसे कुछ सवालात कर रहे थे कि जी आगे क्या होने वाला है, पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या हालात चल रहे हैं, सितारे क्या कह रहे हैं। आपको भी कुछ कार्ड्स के नाम याद हो गए होंगे? पेंटिकल्स, टेंटिकल्स। कुछ दिनों में मुझे लग रहा है आप टैरो का रीडिंग कर रहे होंगे। नहीं, अल्लाह ना करे। उनसे तो बताइएगा कि ये इत्तेहादी की जो हुकूमत है, इत्तेहादियों में आपस में जो इत्तेहादी पार्टीज हैं, इनकी दोस्ती कब तक कायम रहेगी? जी, देखें
जो है कार्ड्स भी मैं आपको शो कर देती हूँ। यहाँ पर तलवार 7 ऑफ सोर्ड्स की तलवारें हैं, फिर 7 ऑफ है, और 7 का जो नंबर होता है वो कंफ्यूजन का नंबर होता है, क्लैरिटी का नंबर नहीं होता। तो मुझे लगता है ये सब जो भी पार्टीज हैं वो सब जो है कंफ्यूज ही नजर आ रहे हैं। एक दूसरे में जो है वो आगे ज़्यादा मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 7 तलवारें हैं। तो मुझे आगे जाके जो उन्होंने सोचा था कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, जो एक कमिटमेंट थी, वो कमिटमेंट में आते हुए नजर नहीं आ रहे। आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। और मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी हो गई या नून लीग हो गई या और जो इत्तेहादी जमातें हैं वो एक दूसरे में लड़ पड़ेंगी, और उसकी वजह से जी बड़े हालात पेश आ सकते। कब तक आपको लग रहा है कि लड़ पड़ेंगे, कितनी देर तक चल पड़ेंगी? कोई अंदाजा, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना? क्योंकि आगे तो लॉन्ग मार्च भी खड़ा है। जी अभी थोड़ा सा मतलब 2 माह का अरसा मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो स्लो एनर्जी है। आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो स्टेप बाय स्टेप होती नजर आ रही हैं। और मुझे कि बजट में भी मुझे लगता है कि ये पार्टीज जो है वो इत्तेफाक नहीं करेंगी। बजट में भी कोई प्रॉब्लम की कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में होंगे, एक दूसरे के साथ जो है वो पार्टीज मुत्तफिक नहीं होंगी। मैं एक आखिरी सवाल करना चाहती थी, अगर हमारे पास टाइम है तो सिर्फ हाँ या ना में जवाब लूंगी उसका मैं। मुंसा शाह मुझे बताइएगा, जल्दी से हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, क्या खान साहब को अगले इलेक्शन के बाद या उनको अपने लिए एक नई शेरवानी सिलवा लेनी चाहिए? हाँ या ना? आई थिंक हाँ, सिलवा लेनी चाहिए। चलें जी, वी होप फॉर द बेस्ट, हमारी भी दुआ है। थैंक यू सो मच मुंसा शाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खैर सब तमाम आवाम इस वक्त देख रही है और यही नज़र है उनकी कि भाई काश के ऐसा हो जाए, खान साहब शेरवानी सिलवा लें तो शायद हमें कुछ रिलीफ मिल जाए, क्योंकि ये हुकूमत तो नाकाम हो चुकी है संभालने में। भले से तजुर्बाकार है लेकिन आप शेरवानी का जिक्र कर रही थी वर्दा, मैं समझ रहा था आप चाह रही थी कि खान साहब की एक और शादी हो जाए, फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, आप तो उनके इक़्तिदार में की जंग जो है इक़्तिदार में आने के लिए शेरवानी चल रही है, इक़्तिदार में आने के लिए। राइट अब यकीनन आप सही कह रही हैं, लेकिन बहुत सारे इश्यूज हैं जो खान साहब को भी फेस करने पड़ेंगे इकोनॉमिक फ्रंट पे। इवन अगर वो आ भी जाएं तो एकदम से हालात बेहतर नहीं होंगे, लेकिन अगेन हम सही ट्रैक पर आ सकेंगे कि वापस हम रीबिल्ड कर सकें अपने मुल्क को और तमाम तो जो मसाइल हैं उनको फेस कर सकें। लेकिन खैर बात हुई है फेस की, तो कुछ शक्ल की बात करते हैं। कुछ हम शक्ल लोग ऐसे होते हैं जो बड़े मशहूर हो जाते हैं, सेलिब्रिटीज के लुकलाइक्स होते हैं, हम जानते हैं दुनिया भर में, चाहे वो माइकल जैक्सन हो, इंडियन स्टार्स हो, पाकिस्तानी स्टार्स हो। मायरा खान का हम शक्ल मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ, मुझे अभी तक नहीं मिला है, देखते हैं दुनिया में कोई अल्लाह ने बनाया है कि नहीं। लेकिन एक हम शक्ल है इस वक्त जो काफी मशहूर हो रहा है। हम बात कर रहे हैं किसकी वर्दा, आप बताएं। हम बात कर रहे हैं इंडियन रैप स्टार सिद्धू मूसेवाला की, कि उनके हमशक्ल हैं, एक पाकिस्तानी हैं, उनका नाम है मलिक मुबशिर खोकर, जो सिद्धू मूसेवाला बनकर रातों रात मशहूर हो गए हैं और एक तरीके से ट्रिब्यूट दे रहे हैं मेरे ख्याल से उनको, या फिर ये उनके फ़ैन हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के ये तालिब इल्म हैं। और आगे मजीद हम जानेंगे, इनसे बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ, क्या ये इतने ज़्यादा इनके फ़ैन हैं कि उन्होंने अपना गेटअप उस तरह से कर लिया। आपको दिखाएंगे भी उनकी पिक्चर, उनसे बात भी करवाएंगे। मलिक मुबशिर खोकर हमारे साथ हैं। ओके, बताएंगे कुछ आपके, या आप कब से हम शक्ल रहे हैं आप मूसावाला साहब के? मैं जी तकरीबन जो सिद्धू भाई इंडस्ट्री च आए सी ते उस तो बाद ही सिद्धू भाई का गेटअप मैं तैयार कर लिया सी। तो आप उनके फ़ैन हैं और आपको शुरू से वो अच्छे लगते हैं, इसलिए आपने उनका गेटअप इख्तियार किया, आप उनके गेटअप से इम्प्रेस हुए थे? नहीं, मैं सिद्धू भाई का पहली गल तो सिद्धू भाई का जो फैन है ना, वो सिद्धू भाई का फैन नहीं, सिद्धू भाई का भाई है। तो उस करके सिद्धू भाई मेरे भी भाई हैं, सिद्धू भाई ने बड़ा लव सी, उस वजह तो मैं भी आधा गेटअप सिद्धू भाई तरह ही कर लिया सी। ये बताएं सिद्धू भाई के ऊपर जब भारत में जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, जिस तरह उनको शहीद किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप इस जुल्म के खिलाफ, इस बर्बरियत के खिलाफ? बहुत इस जुल्म के खिलाफ मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया के जितने भी यंगस्टर हैं, पाकिस्तान के जितने भी यंगस्टर हैं जो सिद्धू भाई के फ़ैन हैं, भाई हैं, उन्हें चाहिए कि सिद्धू भाई की वालदा के साथ, माँ प्यो पेरेंट्स के साथ खड़े हो, स्टैंड ले, जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। हम सिद्धू भाई के साथ हैं, उनकी घर वालों के साथ, जो भी उनको मुजाबत हम करेंगे इस कत्ल के खिलाफ।
हुकूमत से भी अपील है कि वो सिद्धू भाई के कातिल को जल्द से जल्द पकड़े और सजा दीजिए सकते सब। बिल्कुल, ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या था। हम सब ने पाकिस्तान में भी जितने लोग थे जो उनके फैंस थे, उनके म्यूज़िक सुनते थे, और वो एक बहुत अच्छे पंजाबी रैपर थे, और एक लॉस है बहुत बड़ा एक उनकी इंडस्ट्री के लिए कि उन्होंने इतना अच्छा एक रैपर, इतना अच्छा एक सिंगर खो दिया। उसकी मुसब्बत तो हम सब करते हैं इसके साथ। बिल्कुल सही कह रही है वर्दा। अच्छा मुझे ये बताइए खोकर साहब, कोई सिद्धू भाई की याद में कोई गाना भी सुना दे, मुझे लगता है कि आप उनके गाने भी गाते हैं बहुत अच्छे से। हाँ, सिद्धू भाई की याद में तो हम बहुत सारे गाने सुनाएंगे आपको। कौन सा सुनने आप? आपकी मर्जी, योर कॉल, जो आपका फेवरेट हो। ओके। हो तेरे 21 सालां दे जट नूं बाई बाई कहंदी दुनिया, हजड़े रन्ना दे सी लक मिन दे नी मैं असले ते गौन लाते नी, हो तेरे बंबे बुंबे वाले मिठिए नी मैं मुँह से पिंड ऑन लाते नी, हाँ लिखिया गीत जट दे सिरां तो ना लोंदे चुनिया, हो तेरे 21 सालां दे जट नूं बाई बाई कहंदी दुनिया, हो तेरे 21 सालां दे जट नूं हम मैं क्या बाई बाई कहंदी दुनिया। ये सिद्धू भाई का बहुत अच्छा सॉन्ग है जो मेरा फेवरेट है। तो खोकर साहब, आपका इरादा है आगे सिंगिंग करने का, क्योंकि आपकी आवाज़ ही माशाल्लाह इतनी अच्छी है? हाँ जी, इरादा है? हाँ जी, सिंगिंग करांगे, ज़रूर करांगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट मंथ साडा प्रोजेक्ट आ रहा है। इरादा क्या हमारा आ रहा है, प्रोजेक्ट आ रहा है, कंटिन्यू है हमारा भी। चलें जी, नेक्स्ट मंथ वो अपलोड विश यू ऑल द बेस्ट, कंप्लीट होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू सो मच। और तला, लगता है ना कि कभी कभी कि आप कितना ज़्यादा किसी से इतने इंस्पायर होते हैं, फ़ैन होते हैं कि आप उसी का गेटअप कर लेते हैं, और फिर आपकी भी आवाज़ इतनी अच्छी है कि आप होता है ना, वो मियाँ बीवी में जब प्यार बहुत बढ़ जाता है तो उनकी शक्लें भी मिलना शुरू हो जाती हैं। वो लोग बोलते हैं यार आप लोग तो भाई बहन लग रहे हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमें प्यार इतना एक दूसरे से कि हमारी शक्लें मिल रही हैं। कुछ सालों बाद वैसे ही साथ रहते रहते ना शक्लें मिलना शुरू हो जाती हैं। आई गेस इतना प्यार करते थे सिद्धू मूसेवाला से कि उनकी शक्ल ही मिलना शुरू हो गई। लेकिन इसके अलावा कुछ और स्टोरीज भी हैं हमारे पास, कुछ लेके आए हैं, कुछ और मुलाकातें भी हैं। लेकिन मुलाकात करवाएंगे हम आपकी, किससे करवाएंगे तला? मुझे भी नहीं मालूम, मैं भी सोच ही रहा हूँ। अच्छा, आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे पाकिस्तानी नौजवान से, अच्छा जी, जिन्होंने कम उम्र में दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां सर की हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया उन्होंने। शहरोज काशिफ जी, शहरोज काशिफ। और अभी हाल ही में उन्होंने दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी मकालू भी सर की है। इनके पाँव तो जमीन पर लगते ही नहीं होंगे वर्दाब। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी बात, ये वर्ल्ड यंगेस्ट माउंटेन क्लाइंबर हैं, सबसे ज़्यादा यंग छोटी उम्र में, और ये बहुत बड़ा एक कारनामा है। और सबसे बड़ी बात, सिविल अवार्ड के लिए भी नामजद हुए। तो इनसे पूछते हैं कि कैसा फील हो रहा है इनको, इतनी छोटी उम्र में सिविल अवार्ड के लिए ये नामजद हुए हैं और इतने बड़े कारनामे ये सर अंजाम दे रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी चोटियाँ जो हैं ये सर कर रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है इनको? शहरोज, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अवार्ड के लिए मैं इस वजह से मैं काम करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, तो ये सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा है सिविल अवार्ड। बाकी मेरे माँ बाप की दुआएं और मेरे मुल्क की दुआएं हैं। बाकी अगर बात की जाए माउंटेनियरिंग की, तो माउंटेनियरिंग मेरा पैशन था, अब आहिस्ता बन गया, तो चल रहा है, बहुत खुशी होती है। शहरोज, ये पैशन कैसे बना? आपको किसने सपोर्ट किया? कौन था आपका हीरो? किसको देखकर आप इंस्पायर हुए? अली ज़तपारा तो नहीं? मैं किसी को देख कर इंस्पायर नहीं हुआ था। मेरा सवाल था अपने फादर से कि क्योंकि हम लोग एक कैंपिंग साइट पे गए थे अब्बू के ऑफिस के ट्रिप के साथ, तो मेरा एक सवाल था उनसे, मैं 11 साल का था, कि जो मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो एक 3000 मीटर से छोटी सी पीक थी, उसके ऊपर ट्रैकिंग कर रहे थे, तो मैंने पूछा ऊपर क्या है, क्यों जा रही है? तो वो एक सवाल था जो मुझे दुनिया की चोटियों पर लेके घूम रहा है आज तक। सपोर्ट मुझे किसी ने नहीं किया, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने सपोर्ट नहीं किया, किसी प्राइवेट सेक्टर ने सपोर्ट नहीं किया। अब इस एक्सपीडिशन में मुझे 2 प्राइवेट सेक्टर्स ने सपोर्ट किया, वन डे की, बट उसके बाद भी जो है वो ये स्पोर्ट्स इतने एक्सपेंसिव है कि इसके लिए मुझे 3-4 स्पॉन्सर्स चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे एक्सपीडिशन पे जो है वो पॉकेट से पैसे लगाने पड़ते हैं। ये एक बहुत महंगी स्पोर्ट्स है, अगर आप दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स भी कहें तो मैं इस चीज़ पे एग्री करूँगा। अच्छा शहरोज,
शहरोज ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पे हमने देखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो प्लीज़ जस्ट लेट मी नो अबाउट दिस, कि जब आप इस सफ़र पे थे, आप इस पहाड़ी की चोटी पे चढ़ रहे थे, तो आपने कुछ अपनी वीडियोस शेयर की थी, कुछ पिक्चर्स शेयर की थी और वो आपकी वालदा ने देखी थी। उसमें आपके चेहरे पे कुछ जख्म थे, कुछ निशानात थे, तो आपकी वालदा अबदीदा हो गई थी, बहुत अफसरदा हो गई थी वो। तो वालदा ने आपको हमेशा सपोर्ट किया है इसके लिए, क्योंकि बहुत एक टफ स्पोर्ट है। मेरी वालदा भी स्पोर्ट्स को बड़ा टफ कंपटीशन देती हैं, वो भी कहती हैं मर्जी एक्सट्रीम हो जा, मेरी हिम्मत नहीं टूटती। तो मेरी वालदा ने जो है वो मुझे शुरू से बड़ा सपोर्ट किया है और अब्बू ने बहुत सपोर्ट किया है। इसी ने एवरेस्ट के लिए अब्बू, मुझे याद है कि जब पैसे नहीं इकट्ठे होते, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा था, मैं आरिफ अलवी साहब से मिला और मैंने उनसे कहा कि सर मैं एवरेस्ट करने जा रहा हूँ, आई विल बी द 6th एंड द यंगेस्ट पाकिस्तानी टू डू दैट, तो मुझे सपोर्ट करें। उन्होंने कहा था कि वेल सपोर्टेड, ये वो। मैं उस्मान डार से मिला, डॉक्टर फमीदा मिर्जा साहिबा से मिला, मैं ईच एंड एवरी बंदे से। आपकी तस्वीर चल रही है बाजवा साहब के साथ ही, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मिले हैं? जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मिला मैं। तो लेकिन मेरे फर्दर एक्सपीडिशन के लिए अगर कहीं गया भी है तो उन्होंने हार्डली 1 मिलियन दे दिया होगा, दैट्स इट, इससे ज़्यादा किसी ने भी नहीं दिया। और इतने में तो मेरा इक्विपमेंट भी नहीं आता। अगर 1 करोड़ 8 लाख मैं लगा के गया हूँ एवरेस्ट पे, अपनी एक प्लॉट और एक गाड़ी बेच के और अपने मुल्क का नाम रोशन करने गया हूँ, तो आई थिंक 1 मिलियन की वर्थ कुछ भी नहीं है इसके आगे। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान करे और आपको मजीद स्पॉन्सर्स मिले, आपको कामयाबी मिले, क्योंकि यकीनन आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, कदर नहीं है। शहरोज एक टैलेंटेड शख्स है और जिसने दुनिया की चोटियां बसर कर ली हैं, लेकिन फिर भी आज पाकिस्तान में उनको स्पॉन्सर की कमी है। शहरोज, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच शहरोज काशिफ फॉर गिविंग अस योर टाइम, और यकीनन आपके आने से हमारे शो बंद लगे। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो ये स्पॉन्सर्स देता है, जो 400-500 करोड़ PSL और क्रिकेट को देते हैं, भाई ऐसे भी लोग हैं जिनको आपकी जरूरत है, आपके स्पॉन्सर की जरूरत है। ऐसा टैलेंट है पाकिस्तान में जिसको सिर्फ आपका सहारा चाहिए, सब जलाली परचम पूरी दुनिया में लहराएगा। प्लीज इनको सपोर्ट करें। और बिल्कुल इसी के साथ ही हमारे शो का वक्त भी खत्म हो चुका है तला, एंड आई रियली होप कि कोई अपील हमारी सुन ले, और तला हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं, तो प्लीज़ आई रियली होप कि हमारी कोई बात सुन ले और इनको सपोर्ट करें। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। कल मुलाकात होगी आपसे सब 9 बजे, देखना मत भूलिएगा। दुनिया बोल है। फी अमान अल्लाह। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।